गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें आज हम पाठ 9 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 9 मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांत। पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उसके मुख्य आधार स्तंभों तथा विशिष्ट लक्षणों का अध्ययन किया। मतलब हमने पाठ 8 क्या था हमारा, भारत के संविधान की रचना और उसके लक्षण, जिसमें हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उसकी रचना किस प्रकार से होती है तथा उसके मुख्य आधार स्तंभ और उसके लक्षण के बारे में अध्ययन किया है। इस अध्याय में मतलब इस पाठ में हमें संविधान के विशिष्ट महत्वपूर्ण लक्षणों जैसे मूलभूत अधिकार, मूलभूत कर्तव्य तथा राजनीति के मार्गदर्शक सिद्धांतों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तृत चर्चा करनी है। सबसे पहले मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स। हमारे मानव अधिकार कौन कौन से हैं? भारत के अस्तित्व तथा उसके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास करने में सहायक ऐसी सामाजिक परिस्थिति का निर्माण करना तथा यह सतत चलता रहे, यह अत्यंत आवश्यक है। इसे सामान्य रूप से व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। मानव के अस्तित्व को उसको टिकाए रखने के लिए और उसका सभी प्रकार से विकास हो तो ऐसी समाज की रचना करनी पड़ती है और यह समाज सतत चलता रहे, यह भी अत्यंत आवश्यक है। इसके रूप में जो व्यक्ति को अधिकार प्राप्त होते हैं उसे व्यक्ति का अधिकार कहा जाता है। उसे अलग अलग प्रकार के अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसा हमने पिछले पाठ में देखा। प्रत्येक लोकतंत्रात्मक देशों में उनके नागरिकों को अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि प्रत्येक नागरिक को अपने देश के अनुसार मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। इन सभी अधिकारों का उपयोग नागरिक बिना किसी भेदभाव के कर सके, इसके लिए अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है तथा समाज और राष्ट्र द्वारा उसे स्वीकार किया गया है। व्यक्ति को मनुष्य के रूप में जन्म के साथ अनेक मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसके जन्म से ही उसको मूलभूत अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र यूएन की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों का घोषणा पत्र प्रकाशित किया। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों का घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया? तो 10 दिसंबर 1948 को प्रकाशित किया। तभी से 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानव अधिकारों के वैश्विक घोषणा पत्र को स्वीकार किए जाने के बाद अनेक महत्वपूर्ण अधिकारों को अपने देश में स्वीकार किया गया है। जब से इस
घोषणा पत्र को स्वीकृति मिली उसके बाद अनेक अधिकार अपने देश में स्वीकार किए गए हैं। ऐसे अधिकारों को संविधान सभा ने संविधान में गौरवपूर्ण स्थान देकर इन अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन दिया है कि इन अधिकारों की सुरक्षा हमारे देश में होगी। इस प्रकार जिन मानव अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान कर उनका संविधान में समावेश किया गया है, उन अधिकारों को मूलभूत अधिकार कहा जाता है, जिसको कानूनी सुरक्षा प्रदान है। इन मानव अधिकारों की घोषणा का उद्देश्य मनुष्य के रूप में मानवीय गौरव को बनाए रखना है, मानव का गौरव बना रहे, यही इसका मुख्य उद्देश्य बना है। मनुष्य के अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य उसे गौरवपूर्ण स्थिति में प्राप्त हो सके। पहले हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं क्या होती थी? रोटी, कपड़ा और मकान। पर आज हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं बदल गई है, जिसमें आज रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य का भी समावेश होता है। वह सर्वांगीण विकास कर सके, सभी का विकास सभी प्रकार से हो, इस प्रकार का राजनीतिक और सामाजिक वातावरण प्राप्त हो, इसे राज्यों द्वारा स्वीकार कर उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया गया है। इस प्रकार के मूलभूत मानव अधिकार लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की आधारभूत पहचान होती है। अब है मूलभूत अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, कि हमारे मूलभूत अधिकार क्या क्या है। राष्ट्र की स्थिरता, व्यक्ति स्वातंत्र्य की सुरक्षा तथा तानाशाही शासन के समय समक्ष रक्षण के लिए मूलभूत अधिकार आवश्यक है। वे निम्नानुसार है, जिसमें पहला क्या है? समानता का अधिकार। हम इसके शब्द ऊपर से ही हमें समझ आता है कि समानता का अधिकार यानी कि समान अधिकार, सभी को एक समान गिनना, किसी के बीच भी भेदभाव नहीं करना। इस अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता तथा कानून का समान रक्षण, ऐसे दो विचारों का समावेश किया गया है। समानता का अधिकार, इसमें कौन से दो विचारों का समावेश किया गया है? कानून के समक्ष समानता यानी कि कानून के सामने सभी समान हो, तथा कानून का समान रक्षण, और कानून का समान रक्षण भी हो, उसमें भेदभाव ना हो। कानूनन के समक्ष समानता अर्थात किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के समर्थन में विशेषाधिकारों का अभाव। एक समान परिस्थितियों में आने वाले व्यक्तियों पर एक समान कानून लागू होना। इस अधिकार के अंतर्गत व्यक्तियों के बीच जाति, धर्म, भाषा, लिंग, आय, जन्म स्थान आदि किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। कानून सबके लिए समान होता है। प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक किसी भी व्यक्ति ने कानून का उल्लंघन किया हो तो सामान्य नागरिक की तरह ही वह जिम्मेदार होगा तथा सामान्य न्यायालय के फैसले के अधीन होगा। जबकि राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। कानून का समान रक्षण का अर्थ है कि समान परिस्थितियों में कानून का व्यवहार समान ही होना चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, पर उसमें कानून का व्यवहार कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। राज्य किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को अलग रखकर उसके प्रति भेदभाव करने वाले कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता। प्रत्येक कानून सभी लोगों के लिए समान रूप से लागू होना चाहिए। जो कानून है वह सबके लिए समान होना चाहिए। किसी भी नागरिक को दुकान, रेस्टोरेंट, होटल,
सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों पर प्रवेश प्राप्त करना, सार्वजनिक स्थलों का उपयोग करना, रास्तों, तालाबों, कुओं का उपयोग आदि के संदर्भ में एक समान अवसर प्रदान किया गया है। सभी को एक समान कानून दिया गया है। लिंग के आधार पर स्त्रियों तथा बालकों के लिए की गई विशेष कानूनी व्यवस्थाओं को भेदभाव नहीं माना जाएगा। उसी प्रकार समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए राज्यों को विशेष व्यवस्था करने से नहीं रोका जा सकता। जो पिछड़े वर्गों के लोग होते हैं उनके विकास के लिए राज्य अलग से एक विशेष व्यवस्था कर सकती है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। सरकारी नौकरियों तथा उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था को समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार के अधीन सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो, ऐसा प्रावधान किया गया है। जबकि नौकरियों के संबंध में योग्यताएं निश्चित करने की छूट राज्यों को प्रदान की गई है कि उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी मिले। सामाजिक न्याय तथा व्यक्ति के गौरव की विश्वसनीयता स्वरूप अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। किसी भी स्वरूप में अस्पृश्यता का आचरण एक कानूनी अपराध है। समाज में मानवीय भेदभाव पैदा करने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया है जो भेदभाव पैदा करती है, जैसे नाम के आगे लगने वाले सर, दीवान जी, राय बहादुर आदि, ये सब क्या है, ऊंची कास्ट होती है। स्वतंत्रता के बाद विविध क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाले तथा सिद्धियां प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री जैसे सम्मान सूचक अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। जो विशेष योगदान देते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। सैन्य सेवाओं में वीर चक्र, महावीर चक्र, परमवीर चक्र प्रदान किया जाता है जो सैनिक सेवाएं होती हैं। सेना में नाम के आगे प्रयोग किए जाने वाले जनरल, मेजर, चीफ मार्शल, फील्ड मार्शल जैसे विशेषणों से अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। किसी भी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है, उसका अपमान नहीं होता है। इस प्रकार इस अधिकार का उद्देश्य एक समाज यानी कि एक समान समाज की स्थापना तथा भारत में कानून का शासन स्थापित करना है। अलग समूहों या वर्गों के लिए उनकी अलग विशिष्ट सेवाओं के संदर्भ में अलग अलग कानूनी व्यवस्थाएं हो सकती है। अलग अलग समूह के लोग या फिर अलग अलग वर्गों के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार की कानूनी व्यवस्था भी हो सकती है। उदाहरण स्वरूप वकीलों, डॉक्टरों, शिक्षकों, बीमा कंपनियों, स्त्रियों के लिए अलग अलग कानून हैं। समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत भी इस अनुच्छेद का ही एक भाग माना जाता है। दूसरा अधिकार क्या है हमारा? स्वतंत्रता का अधिकार। हमें सभी प्रकार की छूट मिलती है, हम सभी प्रकार से स्वतंत्र हैं। संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। 6 प्रकार की उनकी स्वतंत्रता मिली है जो निम्न अनुसार है। पहला, वाणी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण और अहिंसक रीति से एकत्रित होने तथा सभा करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संस्था अथवा संघ के गठन की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के किसी भी प्रदेश में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने फिरने की स्वतंत्रता। आप किसी भी प्रदेश में घूम फिर सकते हो। भारत के किसी भी प्रदेश के किसी भी भाग में रहने और
स्थायी निवास की स्वतंत्रता। छठा, कोई भी व्यवसाय, धंधा, रोजगार और व्यापार करने की छूट। ये सब हमें अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास तथा अभिव्यक्ति के लिए, लोकतंत्र के व्यवस्थित संचालन के लिए व्यक्ति तंदुरुस्त और स्वस्थ जीवन जी सके, इसके लिए इन अधिकारों का विशेष महत्व है। कोई भी व्यक्ति इन स्वतंत्रताओं का उपयोग निरंकुशतापूर्वक, अमर्यादित, असीमित रूप से नहीं कर सकता। व्यापक सामाजिक हित, सार्वजनिक शांति तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राज्य इन स्वतंत्रताओं पर उचित नियंत्रण तथा उचित रोक लगा सकता है। कौन सी स्वतंत्रता किस मर्यादा में रहकर भोगना है, इसकी घोषणा संविधान में की गई है। अलग अलग प्रमाण नक्की किए गए हैं। भारतीय नागरिकों को अपने वाणी और विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। व्यक्ति अपने वाणी और विचार से किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति कर सकता है, उसे इसके लिए छूट प्रदान की गई है। वह लिखित, मौखिक या अंग अभिनय द्वारा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। इन 3 प्रकार से वो अपने विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन इसके अंतर्गत किसी को भी अमर्यादित या निरंकुश रीति से व्यवहार करने की छूट नहीं है। संविधान द्वारा इन स्वतंत्रताओं पर आवश्यक नियंत्रण तथा मर्यादाएं लगाई गई है, जैसे भारत की सार्वभौमिकता तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक शांति और सुरक्षा, नीतिमत्ता, न्यायालय का तिरस्कार, बदनामी, हिंसा को उत्तेजित करने वाले मुद्दों को ध्यान में रखकर इन स्वतंत्रताओं पर कानून द्वारा उचित प्रतिबंध लगा सकता है, जिससे इन सभी का हनन ना हो। राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंध उचित है या नहीं, यह निश्चित करने की सत्ता किसको प्रदान की गई है? न्यायतंत्र को प्रदान की गई है। अखबारी स्वतंत्रता के अंतर्गत विचारों और अभिप्रायों द्वारा सार्वजनिक हित को अग्रसर करने का उद्देश्य है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उल्लेख अलग नहीं किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में उसका समावेश हो जाता है, उससे अलग नहीं रख सकते। हाल ही में 2009 में हुए संवैधानिक सुधार के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बालकों के लिए मुक्त तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना उनका मूलभूत अधिकार है। जो बालक 6 से 14 वर्ष के बीच है, उस बालक को अनिवार्य रूप से मुक्त तथा शिक्षा प्राप्त करने का उसका मूलभूत अधिकार है। अगर अपराध के समय एक व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य अपराध नहीं माना जाता, तो उसके लिए उसे सजा नहीं दी जा सकती है। उसी प्रकार किसी अपराध के लिए निर्धारित सजा से अधिक सजा या एक व्यक्ति को एक गुनाह के लिए एक से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। समय मर्यादा के अनुसार ही उसे सजा दी जा सकती है। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य से वंचित नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी का कारण बताए बिना उसे हिरासत में नहीं रखा जा सकता, उसे कारण बताना ही पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वकील की सलाह लेना, बचाव के लिए अपना पक्ष प्रस्तुत करने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। गिरफ्तार किए गए तथा हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसके गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उसे 24 घंटे के अंदर ही
कोर्ट में पेश करना अनिवार्य बनता है। मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता। प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई हो तो उस व्यक्ति पर उपरोक्त व्यवस्थाएं लागू नहीं पड़ती। प्रतिबंधित गिरफ्तारी यानी कि नज़रबंदी। राज्य को अगर ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध या प्रवृत्ति किए जाने की संभावना हो तो प्रतिबंधित गिरफ्तारी कानून के द्वारा उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। इस कानून का उद्देश्य नज़रबंद किए गए व्यक्ति को उसके कार्य के बदले में सजा देना नहीं बल्कि राज्य, समाज या किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कृत्य करने से रोकना है। इस कानून के अनुसार नज़रबंद किए गए व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक नज़र कैद नहीं रखा जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सलाहकार बोर्ड के अभिप्राय के आधार पर गिरफ्तारी के आदेश संबंधी आदेश को रद्द किया जा सकता है, वह रद्द हो सकता है। किसी संदेहास्पद व्यक्ति को कितने समय तक नज़र कैद रखा जाएगा इसका निर्णय राज्य सरकार कर सकती है।